हाय गाइस, आपका स्वागत है वी लव मैथ्स पर। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की डेली क्लासेस। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं रसायन पी ब्लॉक के तत्व नामक चैप्टर का, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे समूह 16। और समूह 16 को ही कहा जाता है ऑक्सीजन परिवार। किसी भी समूह के बारे में पढ़ना है आपको आधुनिक आवर्त सारणी का, तो सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि उस समूह में कौन कौन से तत्व हैं। तो समूह 16 में तत्व होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। पहली शर्त यह है आपको कि इन सारे तत्वों का, इन पांचों तत्वों का नाम जो है आपको क्रम से याद होना चाहिए। मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया है कि किसी भी समूह के तत्व का नाम यदि क्रम से याद है तो उनका परमाणु क्रमांक आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी समूह के तत्वों का परमाणु क्रमांक बहुत ही आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि इसको याद करने के लिए अपना कोई ट्रिक्स बनाइए। अपना ट्रिक्स बनाइए, क्योंकि अपना बनाया हुआ ट्रिक्स हमेशा याद रहता है। आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने अपने याद करने के लिए एक ट्रिक्स बनाया था, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप अपना खुद का ट्रिक्स बनाइए, क्योंकि खुद का बनाया हुआ ट्रिक्स लंबे समय तक याद रहता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो मैंने जो ट्रिक्स बनाया था, आशा से तेरी पोल, आशा से तेरी पोल, ये हो सकता है इस वाक्य में, इस सेंटेंस में आपको कोई अर्थ दिखाई ना पड़े, कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो याद हो गया कि समूह 16 में कौन कौन से तत्व हैं। आ से ऑक्सीजन, सा से सल्फर, से सेलेनियम, तेरी से टेल्यूरियम, पोल से पोलोनियम। ऐसा कोई ट्रिक्स बना लीजिए जिससे किसी भी समूह के तत्व का नाम जो है क्रम से याद हो जाए। आशा से तेरी पोल से हमको मिल गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। अब बात होती है संकेत की या प्रतीक की। तो ऑक्सीजन को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, सल्फर को कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, सेलेनियम को हम एस ई से प्रदर्शित करते हैं, टेल्यूरियम को हम टी ई से प्रदर्शित करते हैं और पोलोनियम को हम पी ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहली बात, सभी तत्वों का क्रम से नाम याद रखना, उसके बाद उसके संकेत। अब बात आती है परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक के लिए ट्रिक्स क्या होता है, जो सभी समूह में लागू होता है। मैंने कई बार आपसे चर्चा किया इस बारे में। करना क्या है, ये अंतिम तत्व पोलोनियम है, इसको छोड़ करके टेल्यूरियम में हमको 32 जोड़ना है, सेलेनियम में हमको जोड़ना है 18, सल्फर के परमाणु क्रमांक में हमको जोड़ना है 8, ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक में हमको जोड़ना है 8। नीचे से ऊपर जाना है ना, ऊपर से नीचे आओगे तो मिस्टेक हो सकता है, नीचे से ऊपर जाओगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। जोड़ना क्या होता है आपको, 32, 18, 18, 8, 8 और 2। ये मैजिक नंबर है। ये मैजिक नंबर तो सबको याद होता है, 2, 8, 18, 18, 32। तो नीचे से जोड़ते जाना है। हमको केवल प्रथम तत्व का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। इस समूह का प्रथम तत्व ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है 8। तो ये हम 8 में 8 जोड़े तो ये हो गया 16, और 16 में फिर हम 18 जोड़े तो ये हो गया 34, 34 में हम 18 जोड़ेंगे तो ये 8, 4, 12, ये हो जाएगा 52 यानी कि 52, और 52 में फिर 32 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 84। तो केवल आपको किसी भी समूह के प्रथम तत्व का ही परमाणु क्रमांक याद करना है। बाकी आप +32, +18, +18, +8, +8, +2 करते जाओ तो किसी भी समूह में, चाहे वो एस ब्लॉक हो या पी ब्लॉक हो, किसी भी समूह के अन्य तत्वों का परमाणु क्रमांक आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया समूह 16 के तत्व, उसका प्रतीक और परमाणु क्रमांक। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, क्योंकि तत्वों के जो गुण है, चाहे वो भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका विन्यास हो जाएगा 2 और 6। ये 2 और 6 को हम कैसे लिखते हैं,
अभी वर्तमान में किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो जो समूह 18 के तत्व हैं जिनको हम कहते हैं उत्कृष्ट गैसें, उनकी सहायता से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 2 की जगह में हो जाएगा हीलियम, और ये 6 के लिए हम लिखेंगे 2s2 2p4। ऐसे अगर आप सल्फर का करोगे तो सल्फर का हो जाएगा 2 8 6। तो ये 2 और 8 10 हो गया, और 10 जो है स्थायी होता है। हीलियम के नीचे में कौन रहता है? नियान रहता है। तो ये 2 और 8 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर नियान, और ये 6 के लिए हम लिखेंगे 3s2 3p4। 34 का करोगे तो ये हो जाएगा 2 8 18 और 6। तो ये 2 8 18 की जगह में हीलियम नियान, यहाँ पर हम लिखेंगे आर्गन, और ये 6 के लिए हम लिखेंगे 4s2 4p4। अब इन 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखे हैं, शव के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। मतलब ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। अब इसका करोगे तो हीलियम नियान आर्गन, यहां पे लिख दो क्रिप्टॉन, 2s 3s 4s, यानी कि यहां हो जाएगा 5s2 5p4। हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन, यहां हो जाएगा जिनान, और इसको लिखेंगे 6s2 6p4। ये तो हो गया कुछ प्रारंभिक बातें जिस पर सारा चीज डिपेंड करता है। समूह 16 को ऑक्सीजन परिवार क्यों कहते हैं, ऐसा किसी ने पूछ दिया। तो चूंकि समूह 16 का जो प्रथम तत्व होता है वो ऑक्सीजन है, इसीलिए समूह 16 को कहा जाता है ऑक्सीजन परिवार। पहला प्रश्न क्या बना, ध्यान दो। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि समूह 16 को ऑक्सीजन परिवार क्यों कहते हैं? समूह 16 को ऑक्सीजन परिवार क्यों कहा जाता है? ऑक्सीजन परिवार क्योंकि समूह 16 का जो प्रथम तत्व है वो ऑक्सीजन है। तो इसका जवाब हो जाएगा समूह 16 को ऑक्सीजन परिवार कहते हैं क्योंकि समूह 16 का प्रथम तत्व, समूह 16 का प्रथम तत्व ऑक्सीजन है, और प्रथम तत्व ऑक्सीजन होने के कारण ही समूह 16 को कहा जाता है ऑक्सीजन परिवार। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि समूह 16 के जो तत्व हैं इनको सम्मिलित रूप से चैल्कोजेंस कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछता है चैल्कोजेंस मीन्स क्या, चैल्कोजेंस का अर्थ क्या होता है। तो समूह 16 के जो तत्व हैं, समूह 16 के तत्वों ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम को सम्मिलित रूप से चैल्कोजेंस कहा जाता है। चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस भी कह सकते हो, चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस। अब ये चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस कह रहे हैं च और का, तो ये अंग्रेजी की बीमारी है। अंग्रेजी की बीमारी कैसे है? क्योंकि CH लिखा रहता है तो CH को हम कहीं कहीं पर च पढ़ते हैं और कहीं कहीं पर क पढ़ते हैं। तो चैल्कोजेंस कहोगे तो भी ठीक है, कैल्कोजेंस कहोगे तो भी ठीक है। तो समूह 16 के तत्वों को सम्मिलित रूप से चैल्कोजेंस कहा जाता है क्योंकि चैल्कोजेंस का अर्थ होता है अयस्क बनाने वाला। क्योंकि कैल्कोजेंस का अर्थ होता है, कैल्कोजेंस का अर्थ होता है अयस्क बनाने वाला, अयस्क बनाने वाला। अब यहां पर अच्छे समझना कि ये जो समूह 16 के तत्व हैं इनको सम्मिलित रूप से हम कैल्कोजेंस या चैल्कोजेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि चैल्कोजेंस जो है इसका अर्थ होता है अयस्क बनाने वाला, और अधिकतर धातुओं के जो अयस्क हैं वो या तो ऑक्साइड ग्रुप में पाए जाते हैं या सल्फाइड ग्रुप में पाए जाते हैं। मतलब ये जो तत्व हैं क्या बनाते हैं? अयस्क बनाते हैं, अयस्क बनाने वाला। क्योंकि अधिकतर धातुओं के
अयस्क ऑक्साइड या सल्फाइड होते हैं, ऑक्साइड या सल्फाइड। इसका मतलब ये हुआ कि समूह के जो तत्व हैं वो अयस्क बनाते हैं, और अयस्क बनाने वालों को कहा जाता है कैल्कोजेंस या चैल्कोजेंस। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि समूह 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम लिखे हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, क्योंकि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बहुत सारा चीज जो है डिपेंड करता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो समूह 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कहेंगे तो देखो, समूह 16 का कोई भी तत्व देख लो, सबके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन ही है, और उनका जो विन्यास हो रहा है वो S2p4 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NH2np4। अर्थात समूह 16 के तत्वों के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद बात आती है सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की। अभी प्रारंभिक बात कर रहे हैं, फिर उसको हम और डिटेल में पढ़ते जाएंगे। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी अगर आपसे किसी ने पूछ दिया, तो चूंकि सबके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक नियम के अनुसार स्थायी होने के लिए इनमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। और आप जानते हो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कौन सा चार्ज बताता है, माइनस बताता है। इसका मतलब इनका सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होगा -2। समूह 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2np4 और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होगा -2। सामान्य का मतलब ये है जो प्राय हर कोई बताए, हालांकि बाद में पढ़ेंगे अभी कि ये जो सारे तत्व हैं वो -2 बताते हैं, लेकिन पोलो नियम जो है ये -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। यहाँ पर जो ऑक्सीजन और सल्फर है, ऑक्सीजन और सल्फर को कहा जाता है प्रारूप तत्व। अब ये प्रारूप तत्व क्या है, पहले लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। ऑक्सीजन और सल्फर को प्रारूप तत्व कहते हैं, प्रारूप तत्व कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे हम किसी चीज का प्रारूप मांगते हैं ना, प्रारूप का मतलब क्या होता है, जिसको देख करके हम उसी टाइप का और बहुत सारा काम हम कर सकते हैं। मान लो मुझे एक लेटर लिखना है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक अच्छा सा प्रारूप रहता जिसको देख करके मैं और बेहतर बना सकता। तो प्रारूप मतलब यही है। समूह 16 के सभी तत्वों का जो गुण है वो लगभग ऑक्सीजन और सल्फर के गुणों पर ही डिपेंड करते हैं, लगभग उसके अनुसार ही गुण होते हैं। इसीलिए समूह 16 के जो तत्व हैं ऑक्सीजन और सल्फर, इनको हम कहते हैं प्रारूप तत्व। यहां तक का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उसको मैं मिटाने वाला हूं। आगे आपको 2 बातें याद रखनी है ताकि इसकी जो स्टोरी है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाए। उसके लिए क्या जरूरी है, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ लिख देता हूं मैं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2np4, और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होता है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था ये होता है -2, क्योंकि बाकी जो बातें हैं वो इस पे डिपेंड करेंगी। अब हम बात करेंगे समूह 16 के तत्वों का भौतिक गुण और रासायनिक गुण। लेकिन किसी भी समूह का भौतिक गुण और रासायनिक गुण अगर आपको समझना है तो कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे वर्ग में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, समूह में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। देखो हो क्या रहा है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर, क्योंकि जब भी किसी गुण के बारे में हम लिखेंगे या बातें करेंगे तो हम एक पॉइंट लेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है, घटते जाता है कि बढ़ते जाता है कि क्या होता है। तो आपको जो बातें समझनी है उनकी पहले चर्चा कर लें कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। देखो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखोगे तो ऑक्सीजन में केवल 2 कोश है, ऑक्सीजन में केवल 2 कोश है। सल्फर में 1 2 3 कोश है, सल्फर में 3 सेल है।
सेलेनियम में जाओगे तो 4 सेल हो जाएगा। इसी प्रकार से टेलुरियम में जाएंगे तो 5 सेल हो जाएगा। ये मतलब सबसे पहली बात जो हमेशा आपकी कॉन्सेप्ट होनी चाहिए कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो सेलों की संख्या बढ़ते जाती है। ऊपर से नीचे आने पर सेलों की संख्या या कोषों की संख्या, सेलों या कोषों की संख्या बढ़ते जाती है। सेलों या कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। ये हो गया। अब सेलों की संख्या बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है? ये जो नाभिक है और संयोजी कोश है, इसके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, जिसको हम कहते हैं परमाणुविक त्रिज्या। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सेलों या कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। इससे नाभिक और संयोजी कोश के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। नाभिक और संयोजी कोश के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। और ये जो नाभिक और संयोजी कोश के बीच की दूरी है उसी को हम कहते हैं परमाणुविक त्रिज्या। अर्थात वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणुविक त्रिज्या या आकार बढ़ते जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझना। परमाणुविक त्रिज्या या आकार बढ़ते जाता है। ये हो। और वैसे भी समझना बहुत आसान है, क्योंकि चित्र में सब कुछ दिख रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सेलों की संख्या बढ़ रही है। सेलों की संख्या बढ़ने से नाभिक और संयोजी कोश के बीच की दूरी बढ़ते जा रहा है, और नाभिक और संयोजी कोश के जो बीच की दूरी है उसी को हम कहते हैं परमाणुविक त्रिज्या। परमाणुविक त्रिज्या बढ़ती जा रही है, इसका मतलब आकार जो है बढ़ते जा रहा है। अब तत्वों का जो भौतिक गुण या रासायनिक गुण होता है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का जो आकार है वो बढ़ते जाता है। आकार बढ़ते जा रहा है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? देखो, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हम बात करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है पहले ये समझ लो। नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तो पढ़े हैं, और प्रोटॉन में होता है धन आवेश। और ये संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन है। संयोजी कोश मीन्स अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन। ये संयोजी कोश है या अंतिम कोश कह सकते हो। संयोजी कोश या अंतिम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं? इसको हम प्रदर्शित करते हैं ZEFF से, और जेफ भी पढ़ते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं पहले ये समझो। नाभिक के द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर लगाने वाला जो बल है, आकर्षण बल है, क्योंकि ये नाभिक में प्लस आवेश है, इलेक्ट्रॉन में होता है माइनस आवेश, यानी कि ये नाभिक क्या करेगा? ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो किसी नाभिक के द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। और अगर परिभाषा समझ में आ गया है तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, यहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा कि यहां पर ज्यादा होगा? तो सिंपल सा है, क्योंकि यहां पर दूरी जो है कम है तो यहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है अधिक होगा। और दूरी बढ़ते जा रहा है, दूरी बढ़ते जाएगी तो आकर्षण करने की जो क्षमता है वो क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घटते जाता है, जेफ घटते जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण, परि मतलब होता है चारों ओर, रक्षण मतलब होता है रक्षा करना, चारों ओर से रक्षा करना। ये जो संयोजी कोश का संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसकी रक्षा कौन करेगा? ये जो भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉन हैं ये जो है इस नाभिक से रक्षा करते हैं। नाभिक क्या चाहता है? संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, अपनी ओर खींचना चाहता है। और उस आकर्षण से कौन बचाने का प्रयास करता है? ये भीतरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये जो है इस इलेक्ट्रॉन की रक्षा करते हैं, किससे? नाभिक से। तो इसको हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। ये तीन चीजें
जब भी आप आवर्त सारणी पढ़ते हो, कोई भी समूह हो, ये 3 चीज़ें आपको हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पे डिपेंड करता है किसी भी समूह के तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। परिरक्षण प्रभाव मतलब भीतरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से रक्षा करते हैं, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित कर रहे हैं और नाभिक उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन को, संयोजी इलेक्ट्रॉन को नाभिक से क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। इसीलिए इसको हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। एक और कॉमन सी बात है जो हर समूह में होता है, और वो कॉमन बात है अपसामान्य व्यवहार। इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपसामान्य व्यवहार का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत सारी चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाता है। अपसामान्य व्यवहार या असामान्य व्यवहार क्या होता है? अब ये अपसामान्य या असामान्य शब्द को ध्यान दो। सामान्य के आगे में या तो अप जुड़ा है या अ उपसर्ग जुड़ा है। तो अपसामान्य या सामान्य का अर्थ होता है सामान्य से अलग, जैसा होना चाहिए उससे अलग। जब आवर्त सारणी बनाया गया तब उस समय यह कल्पना किया गया था कि एक समूह में जितने भी तत्व होंगे उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण लगभग एक समान होने चाहिए। लेकिन हुआ क्या? देखो, हम समूह 16 की बात नहीं कर रहे हैं। पी ब्लॉक के किसी भी समूह को आप ले लो, उसका जो मुख्य तत्व होता है, जैसे समूह 16 का प्रथम तत्व या मुख्य तत्व ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के कुछ गुण अपने ही समूह के अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं। होना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि एक ही परिवार में है, एक ही समूह में है, तो सबका गुण तो एक समान होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि समूह का जो प्रथम तत्व है उसके कुछ गुण अपने ही समूह के अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं, तो इस गुण को हम कहते हैं अपसामान्य व्यवहार। समूह 16 में ऑक्सीजन अपसामान्य व्यवहार प्रदर्शित करेगा। समूह 15 का मुखिया नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो है अपसामान्य व्यवहार प्रदर्शित करेगा। और किसी भी तत्व का अपसामान्य व्यवहार प्रदर्शित करना कुछ कारणों पर डिपेंड करता है, और कारण लगभग एक जैसा है। अगर हम ये सोचें कि एक ही परिवार में होने के बावजूद ऑक्सीजन जो है अपने ही परिवार के तत्वों से भिन्न गुण क्यों प्रदर्शित करता है, ऐसी कौन सी वजह है, तो पहले वजह को समझना है। तो उसका सबसे पहला कारण होता है सबसे छोटा आकार। छोटा आकार। अब सबसे छोटा आकार कहने से उतना क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा समझ सकते। देखो, सल्फर का आकार मान लो इतना बड़ा है, तो सेलेनियम का आकार उससे बड़ा होगा, टेल्यूरियम का आकार उससे भी बड़ा होगा। ये सल्फर मान लिए, ये सेलेनियम और ये टेल्यूरियम। अब यहाँ पर हम कल्पना करें कि ऑक्सीजन का आकार कितना बड़ा होगा, तो ऑक्सीजन का आकार इतना बड़ा होगा। मतलब किसी भी समूह के प्रथम तत्व का जो आकार होता है वो अत्यधिक छोटा होता है। और आकार अगर छोटा है, देखो, आकार अगर छोटा है तो जो विद्युत ऋणता होती है वो अत्यधिक होती है। आकार अगर छोटा है तो विद्युत ऋणता जो है अधिक होती है। विद्युत ऋणता अत्यधिक होती है। आकार छोटा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बदले में दिया जाने वाला ऊर्जा भी अत्यधिक होगा, जिसको हम कहते हैं आयनन विभव। तो एक तो कारण हो गया सबसे छोटा आकार, दूसरा कारण हो गया उच्च विद्युत ऋणता, तीसरा कारण हो गया उच्च आयनन विभव, उच्च आयनन विभव, और चौथा जो कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है वो कारण ये है डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति। डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, बहुत सारा गुण इस पे डिपेंड करता है। मतलब पी ब्लॉक के किसी भी समूह में आप चले जाओ, उसका जो प्रथम तत्व होता है उसमें डी ब्लॉक नहीं पाया जाता। इसी प्रकार से ऑक्सीजन में भी डी ब्लॉक नहीं पाया जाता, बाकी सब में डी ब्लॉक पाया जाता है। तो डी ब्लॉक की अनुपस्थिति के कारण भी बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो उसके परिवार से भिन्न हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अपसामान्य व्यवहार। पांचवा कहोगे तो बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति। तो मोटे तौर पे आपको हमेशा याद रखना है
कि पी ब्लॉक के किसी भी समूह की बात करें, उसका जो प्रथम तत्व होता है वो अपसामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस है, देखो समूह 16 की बात करें तो ऑक्सीजन गैस है, बाकी सभी ठोस है। होना क्या चाहिए था, एक ही परिवार में है तो सबके सब गैस होते या सबके सब ठोस होते, लेकिन ऑक्सीजन जो है गैस होता है, ऑक्सीजन अणु गैस होता है, बाकी सब जो है ठोस होते हैं। मतलब ये क्या कर रहा है, अपने परिवार से अलग गुण प्रदर्शित कर रहा है, उसी को हम कहते हैं अपसामान्य व्यवहार। और कारण की बात करें तो ये 4 कारण, मुख्यतः 2 ही कारण है वास्तव में कहोगे तो, अत्यधिक छोटा आकार और डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति। और आकार अगर छोटा है तो विद्युत ऋणता और आयनन विभव उच्च होगा, साथ ही साथ उसमें बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति होगी। ये सब पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत इजी है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, रटना नहीं है, समझना है स्टेप बाय स्टेप। अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन गैस है जबकि उसी समूह के अन्य तत्व ठोस है। यहाँ से हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस है जबकि सल्फर ठोस है, क्यों? एक प्रश्न बन रहा है, देखो ऑक्सीजन गैस है जबकि सल्फर ठोस है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो सिर्फ सल्फर ही ठोस नहीं होता, ऑक्सीजन गैस होता है, बाकी इस समूह के सभी तत्व जो है ठोस होते हैं। अब उनको कारण को समझना है। ऑक्सीजन गैस होता है क्योंकि ये जो है द्विपरमाणुक होता है, द्विपरमाणुक। ऑक्सीजन गैस है क्योंकि ये द्विपरमाणुक होता है, बाकी सब ठोस है क्योंकि ये अष्टपरमाणुक होते हैं। सिंपल सा जवाब ये हो गया कि ऑक्सीजन जो है द्विपरमाणुक होता है, इसलिए ऑक्सीजन गैस है। सल्फर, सेलेनियम या टेलुरियम की हम बात करें तो ये जो है अष्टपरमाणुक होते हैं। मतलब ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है, जबकि सल्फर जो है S8, सेलेनियम जो है Se8 इस रूप में रहता है। और गैस और ठोस में अंतर क्या होता है? गैस में घनत्व, अणुओं का घनत्व कम होता है। यहाँ पर देखो केवल 2 परमाणु है, जबकि यहाँ पर 8 परमाणु हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसमें घनत्व ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, आप कह सकते हो कि सल्फर में घनत्व ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि ठोस में घनत्व ज़्यादा होता है, गैस में अणु जो है दूर दूर फैले होते हैं, घनत्व बहुत कम होता है। ऑक्सीजन जो है द्विपरमाणुक होता है इसलिए गैस है। सल्फर या अन्य तत्व जो है अष्टपरमाणुक होते हैं इसलिए ठोस है। अब ये द्विपरमाणुक होता है, ये अष्टपरमाणुक क्यों होता है, ये भी एक प्रश्न है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही खासियत है कि उसका हर स्टेप एक प्रश्न बन जाता है, एक नया प्रश्न बन रहा है ना। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक क्यों होता है, सल्फर अष्टपरमाणुक क्यों हो जाता है, ये भी क्यों द्विपरमाणुक नहीं होता, जबकि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सबका एक ही है। तो इसको अच्छे से समझना। यहां पर हम बात करते हैं एकल बंध का। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का एकल बंध, सल्फर और सल्फर के बीच का एकल बंध, सेलेनियम और सेलेनियम के बीच एकल बंध, इसी प्रकार से टेल्यूरियम और टेल्यूरियम के बीच का एकल बंध, और ये पोलोनियम और पोलोनियम के बीच का एकल बंध। हम पहले से ही पढ़ते आए हैं, अगर 2 परमाणुओं के बीच में एकल बंध बना है तो ये सिग्मा बंध होता है। मतलब ये क्या है, सिग्मा बंध है ये। अब यहां से आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि ऑक्सीजन जो है द्विपरमाणुक क्यों हो जाता है, क्योंकि ये बहुआबंध बनाता है। देखो एक स्टेप और सुन लो। ऑक्सीजन गैस है क्योंकि ये द्विपरमाणुक होता है और इसमें पी पाई बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। पी पाई बहुआबंध बनाता है, ये बहुआबंध बनाता है। ये अष्टपरमाणु क्यों है, क्योंकि ये जो है जितने भी ये अन्य तत्व हैं ये पी पाई बहुआबंध नहीं बनाते, पी पाई बहुआबंध नहीं बनाते। मतलब ऑक्सीजन जो है पी पाई बहुआबंध बनाता है,
इसीलिए द्विपरमाणुक होता है, डबल बॉन्ड बन जाता है उसमें। जबकि सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम में डबल बॉन्ड नहीं बनता। तो उसी को समझना है कि ऑक्सीजन में ही डबल बॉन्ड क्यों बनता है, बाकी सब में डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनता। और डबल बॉन्ड नहीं बनता है इसीलिए ये अष्टपरमाणुक बन जाते हैं। देखो पी पाई बहुबंध बनता है, इसका मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड बनाता है। इतनी बातें समझनी है आपको। ऑक्सीजन गैस है क्योंकि वो द्विपरमाणुक होता है, उसमें द्विबंध पाया जाता है और वो पी पाई बहुआबंध बनाता है। जबकि सल्फर सहित इसी परिवार के जो अन्य तत्व हैं वो ठोस होते हैं क्योंकि वो अष्टपरमाणुक होते हैं, वो एकल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड नहीं बनाते। अब हम इन दोनों की तुलना करते हैं। ऑक्सीजन में भी एकल बंध है और सल्फर में भी एकल बंध है। तो ऑक्सीजन और सल्फर में जो एकल बंध है उसमें से कौन प्रबल होगा और कौन दुर्बल होगा, पहले यह समझना है। ये जो ओ बंध है ये दुर्बल होता है, बहुत दुर्बल होता है, अत्यंत दुर्बल, अत्यंत। जबकि एस और एस के बीच का जो बंध है वो प्रबल होता है। अब इधर आओगे तो थोड़ा सा उल्टा होते जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, इसीलिए बोल रहा हूँ, शांति से सुनना, बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम तुलना कर रहे हैं ओ और ओ के बीच जो एकल बंध है और एस के बीच में जो एकल बंध है। ऑक्सीजन का जो एकल बंध है वो अत्यंत दुर्बल होता है, सल्फर का जो एकल बंध है वो प्रबल होता है। इसका कारण क्या है, देखो आप ऑक्सीजन या सल्फर किसी की बात करो, 2p4 है, यहाँ p4 की बात करते हैं, यहाँ भी p4 है, यहाँ भी p4 है। मतलब ये इस प्रकार से होगा, देखो 1 2 3 4, ये px py और ये pz। तो px सब ऑर्बिटल तो पूरा भरा हुआ है। अब होगा क्या, ये हो गया px py pz मान लो, इसको हम px मान लेते हैं, ये पूरा भरा हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है। इस प्रकार से एक और ऑक्सीजन लेते हैं, ये हो गया, ये पूरा भरा हुआ है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड। पी और पी के बीच जब हेड ओवरलैपिंग होता है, हेड ओवरलैपिंग, तब बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो यहां भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहां भी सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का आकार बहुत ही छोटा होता है, अभी पढ़े हैं कि ऑक्सीजन का जो आकार है वो अत्यंत छोटा होता है। तो इससे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, जिसको हम कहेंगे अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण, अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण। अब यहां पर मैं जो लिखा हूं उसको अच्छे से समझना, अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण हो रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जबकि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है जुड़ रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनके रास्ते का विलेन कौन है, ये है अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण, जो इस बंध को प्रबल ही नहीं होने देना चाहते। यहां जो सिग्मा बॉन्ड बना है, अब इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, बहुत नजदीक होने के कारण आपस में जो अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण है बहुत ज्यादा होता है। तो इस बंध को जो है स्थायी नहीं होने देते, दुर्बल कर देते हैं, और ये आपस में बना लेते हैं पाई बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं पी पाई, यानी कि यहां पर ऐसा हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अब अगर इसी को हम सल्फर के लिए कहें, क्योंकि सल्फर के लिए भी सेम कंडीशन है, जैसे ऑक्सीजन का कंडीशन है वैसे ही सेम सल्फर कंडीशन है। यहाँ क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अंतर क्या है दोनों में ये समझना, केवल आकार का अंतर है। ऑक्सीजन का आकार बहुत छोटा होता है तो उनमें अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, उसकी तुलना में सल्फर का जो आकार है वो बड़ा है। मतलब यहाँ पर जो अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होगा वो बहुत ही कम होगा, वो इसको प्रभावित नहीं करेगा। इसीलिए ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाता है या पी पाई बहुआबंध बनाता है, लेकिन सल्फर जो है पी पाई बहुआबंध नहीं बनाता। अब ये क्या करेगा, सल्फर, एक सल्फर जो है दूसरे सल्फर के साथ, फिर यही तीसरे सल्फर के साथ कैसे हो जाएगा, देखो ये सल्फर,
यहाँ सल्फर, फिर ये सल्फर, फिर ये सल्फर, फिर ये सल्फर। एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ जुड़ गया, दूसरा जो है तीसरे के साथ जुड़ गया, तीसरा चौथे के साथ जुड़ गया, चौथा जो है पांचवें के साथ जुड़ गया। अब ये जुड़ जाएगा छठवें के साथ, फिर ये जुड़ गया सातवें के साथ, फिर ये जुड़ गया आठवें के साथ। ये मतलब हर सल्फर क्या कर रहा है, देखो हर सल्फर जो है डबल बॉन्ड सल्फर ही बना रहा है। ऑक्सीजन जैसे डबल बॉन्ड बना रहा है वैसे हर सल्फर जो है डबल बॉन्ड बना रहा है। देखिए यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, लेकिन यहां पर दोनों जो है सिग्मा बॉन्ड है, जबकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड बना है उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो यहां से दो प्रश्न बनेंगे, ऑक्सीजन गैस है जबकि सल्फर ठोस है, इसका उत्तर भी मिल गया। ऑक्सीजन अणु द्विपरमाणुक होता है जबकि सल्फर जो है अष्टपरमाणुक होता है, क्यों? इसका उत्तर भी आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। चलिए एक बार मैं फिर से इसको पूरी तरह से शुरू से रिवाइज कर देता हूं। ऑक्सीजन जो है गैस होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है द्विपरमाणुक होता है, साथ ही साथ वो पी पाई बहु आबंध बनाता है। पी पाई बहु आबंध क्यों बनाता है? क्योंकि उसमें अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण पाया जाता है। अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण ऑक्सीजन जो है पी पाई बहु आबंध बनाता है, द्विबंध बनाता है, जिसमें से एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। इसलिए ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है और गैस है। अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है अष्टपरमाणुक होता है और वो जो है पी पाई बहु आबंध नहीं बनाता क्योंकि उसमें अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बल नगण्य होता है। मतलब सारा खेल किसका है? अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण का है। तो दोनों ही प्रश्न के जो उत्तर हैं वो एक दूसरे से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। और इस थ्योरी को अच्छे से समझना, अच्छे से समझोगे तो हर समूह में काम आएगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, समझिए अभी जो हम बात कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे समूह 16 के तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर, और क्रमशः हर वीडियो जो है एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएगा। थैंक यू।